हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम मम्स में इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस, कॉजेटिव एजेंट, ट्रांसमिशन, ठीक, ये सब आज हम इसमें डील करने वाले हैं। और ये सब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन पैथोजेनेसिस हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है मम्स का। तो हमने पढ़ा था इसका डेफिनेशन। ठीक है, फिर इसके कॉजेटिव एजेंट, ट्रांसमिशन और इंक्यूबेशन पीरियड, ये सब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इसका डिस्कस किया है। ठीक है, आज क्लास हम पढ़ने वाले हैं इसकी पैथोजेनेसिस। लेकिन पैथोजेनेसिस पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ कि मम्स क्या है। मम्स एक अक्यूट और कंटीजियस वायरल इन्फेक्शन है जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म है मम्स वायरस। ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? मम्स वायरस, जो पैरामिक्सोवेराइडी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? पैरामिक्सोवेराइडी फैमिली से बिलोंग करता है। मम्स में मेनली सलाइवरी ग्लैंड, स्पेशली पैरोटिड ग्लैंड्स अफेक्ट होते हैं। मम्स में मेनली कौन से ग्लैंड अफेक्टेड होते हैं? पहले तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड में भी पैरोटिड ग्लैंड होता है, वो इसमें अफेक्टेड होते हैं। इसकी सबसे करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है पेनफुल स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटाइटिस जिसको कहते हैं। मतलब पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है और पेन होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पैरोटाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड में। इसीलिए पेशेंट के ईयर के नीचे और जॉ चीक्स के एरिया में स्वेलिंग दिखाई देती है। ठीक है, अभी इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो इसका कॉजेटिव एजेंट है, फैमिली इसकी पैरामिक्सोवेराइडी इसकी फैमिली है। जीन इसके ऑर्थो रुबेला वायरस। ठीक है, ऑर्थो रुबेला वायरस, और इन्वॉल्व्ड इसमें आरएनए वायरस है। ये कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है। ये मेनली इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, सलाइवा और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन क्लोज कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। हमने पढ़ा था ये कैसे स्प्रेड होता है। तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू, सलाइवा के थ्रू और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के थ्रू, क्लोज कांटेक्ट से के थ्रू भी ये स्प्रेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज़ करता है तो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में आ सकते हैं और दूसरे पर्सन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था डेफिनेशन, कॉजेटिव एजेंट और इसका ट्रांसमिशन। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं इसमें इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में आप इमेज में देख रहे होंगे, पहला है एंट्री ऑफ वायरस, है ना। इसमें दिया हुआ है एंट्री ऑफ वायरस। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पैथोजेनेसिस का मतलब होता क्या है। ठीक है, एंट्री ऑफ वायरस से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैथोजेनेसिस क्या होता है। पैथोजेनेसिस को हम डिजीज़ बॉडी के अंदर किस सीक्वेंस में डेवलप होती है इससे जानते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया ने बॉडी में एंटर किया, फिर रेप्लिकेशन किया, फिर विरेमिया, फिर स्प्रेड एंड देन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं, फिर उसके बाद इन्फ्लामेशन कॉज करता है, फिर सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी पैथोजेनेसिस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अभी इसमें दिया हुआ है एंट्री ऑफ वायरस। स्टेप 1 में है आपका एंट्री ऑफ वायरस। वायरस बॉडी में एंटर करता है। सबसे पहले इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू वायरस बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, वायरस मेनली नोज, माउथ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंट्री लेता है। ठीक है, बॉडी में वो किसके थ्रू एंट्री लेता है? माउथ से, नोज से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ठीक है,
इसके थ्रू ये बॉडी में एंटर करता है, यानी इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी सिक्रेशन दूसरे पर्सन की रेस्पिरेटरी म्यूकोजा तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेप सेकंड, जिसमें दिया है प्राइमरी रेप्लिकेशन। प्राइमरी वायरल रेप्लिकेशन, बॉडी में एंटर करने के बाद मम्स वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर्टिकुलरली नेज़ोफेरेंजियल एरिया में रेप्लिकेट करते हैं। कहाँ पर रेप्लिकेट करते हैं? नेज़ोफेरेंजियल एरिया में रेप्लिकेट करते हैं, मतलब वहाँ अपनी छोटी छोटी कॉपियाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वायरस बॉडी में एंटर हुआ, सेल के अंदर गया, ठीक है, उसने अपना होस्ट ढूंढा, फिर वो सेल उसको मिला, उस सेल के अंदर गया, फिर उसने अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद इन्फेक्शन नियर बाय लिम्फेटिक टिश्यू और रीजनल लिम्फ नोड तक स्प्रेड कर सकता है। इसके बाद क्या होता है कि नियर बाय, जो उसके नियर बाय लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं और रीजनल लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ तक बैक्टीरिया स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। वो धीरे धीरे अपने हाथ पाँव फैलाना स्टार्ट कर देता है बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेप 3, विरेमिया। विरेमिया क्या है? आफ्टर इनिशियल रेप्लिकेशन वायरस एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम कॉजिंग प्राइमरी विरेमिया। मतलब विरेमिया का मतलब है वायरस का ब्लड स्ट्रीम में आ जाना। अब वायरस क्या करता है कि ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया, जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, जब वायरस ब्लड में आ जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, जब वायरस क्या करता है, जब वायरस, ठीक है, या बैक्टीरिया ब्लड में आ गया तो ब्लड के थ्रू वो हर एक ऑर्गन्स तक जा सकता है, क्योंकि ब्लड हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू के पास जाता है, हर एक सेल्स के पास जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, हर एक सेल्स, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन के पास ये वायरस पहुंच जाएगा। ठीक है, और फिर ऑर्गन्स तक ट्रैवल कर सकता है। इसी वजह से मम्स सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड तक लिमिटेड नहीं रहता। इसीलिए मम्स सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड तक लिमिटेड नहीं रहता। जब विरेमिया हो जाता है मतलब वायरस ब्लड में एंटर कर चुका है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर चुका है, तो वो होल जितनी भी ऑर्गन्स हैं उन सब ऑर्गन्स को अफेक्टेड कर सकता है। नेक्स्ट 4th स्टेप है आपका स्प्रेड टू टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन तक स्प्रेड करना। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वायरस डिफरेंट टिश्यू तक पहुंच सकता है। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वायरस क्या करता है, डिफरेंट टिश्यू तक पहुंच सकता है। इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स इसमें होते हैं, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स और टिश्यू हैं पैरोटिड, सैलिवरी ग्लैंड और मेनिंजेस, फिर ब्रेन, फिर पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज। अब सबसे कॉमनली इन्वॉल्व ऑर्गन है पैरोटिड ग्लैंड, और सबसे कॉमनली इसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, वो है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप 5, जिसमें रेप्लिकेशन इन टारगेट ऑर्गन दिया हुआ है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन। जब वायरस पैरोटिड ग्लैंड तक पहुंचता है वहाँ वायरल रेप्लिकेशन और बॉडीज़ इम्यून रिस्पॉन्स के कारण इन्फ्लामेशन डेवलप होती है। क्या होता है, जब वायरस पैरोटिड ग्लैंड तक पहुंचता है वहाँ वायरल रेप्लिकेशन होता है और बॉडीज़ इम्यून रिस्पॉन्स के कारण इन्फ्लामेशन डेवलप होती है। ठीक है, अब सुनो, वायरस बॉडी में एंटर किया, इसके बाद इन्फ्लामेशन, फिर इन्फ्लामेशन से एडिमा, एडिमा से स्वेलिंग, स्वेलिंग से पेन इंक्रीज हुआ। ठीक, नेक्स्ट है इसमें, और इसी को हम कहते हैं पैरोटिटिस। ठीक है, पैरोटाइटिस इसको कहते हैं। पेशेंट के ईयर के अराउंड, चीक और जॉ के एरिया में स्वेलिंग और टेंडरनेस डेवलप हो सकती है। पेशेंट के ईयर के अराउंड, चीक्स, जॉ के एरिया में क्या होता है, स्वेलिंग, सूजन
और टेंडरनेस, टाइटनेस डेवलप हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग के साइड भी हो सकती है, स्वेलिंग एक साइड भी हो सकती है और दोनों साइड भी इन्वॉल्व हो सकती है। स्वेलिंग या तो एक साइड होगी या तो दोनों साइड इसके इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट 6, इसमें दिया है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इसमें दिया है होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स कॉज इन्फ्लामेशन, एडिमा, डिसफंक्शन ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन लीडिंग टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मतलब इसमें जो होस्ट होता है, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन, फिर एडिमा, फिर स्वेलिंग कॉज होता है। ठीक है, रिजोल्यूशन और कॉम्प्लिकेशन। इन मोस्ट केसेस में इन्फेक्शन रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। इन सम केसेस वायरस में बी स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वायरस जो है स्प्रेड और अदर ऑर्गन्स तक भी स्प्रेड हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन लीड कर सकते हैं। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका है, मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड जनरली 16 to 18 डेज़ का होता है। ठीक है, इसका अप्रॉक्सीमेट रेंज 12 to 25 डेज़ हो सकता है, यानी इन्फेक्शन होने के इमीडिएटली बाद सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। वायरस को रेप्लिकेट और बॉडी में स्प्रेड होने में टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में आपको दिया हुआ है प्रोडर्मल सिम्टम्स, इनिशियल या प्रोडर्मल सिम्टम्स। तो इसमें है पैरोटिड स्वेलिंग से पहले पेशेंट को फीवर आता है। पैरोटिड स्वेलिंग से पहले क्या होता है, उसको लो ग्रेड फीवर आता है, हेडेक होता है, मलेज होता है, फटीग होता है, वीकनेस होता है, मसल पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। ठीक है, हो सकता है उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इसके बाद क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इसमें डेवलप होते हैं, जैसे पैरोटिड स्वेलिंग, पेशेंट को चीक स्वेलिंग होती है, जॉ के अराउंड स्वेलिंग होती है, ईयर के पास पेन होता है, च्युइंग में पेन होता है, मतलब वो खाना चबा नहीं पाता, उसमें भी उसे पेन होता है। स्वेलिंग में डिस्कम्फर्ट होता है, वो स्वलोइंग भी ढंग से नहीं कर पाता, उसमें भी उसे डिस्कम्फर्ट फील होता है। माउथ ओपन करने में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, मम्स को सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड की डिजीज़ नहीं समझना चाहिए, वायरस अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। पहला मैं बता रही हूँ ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस मेल पेशेंट में टेस्टिस की ऑर्काइटिस मेल पेशेंट में टेस्टिस की इन्फ्लामेशन को ऑर्काइटिस कहते हैं। इसमें टेस्टिकुलर पेन और स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट है ओफोराइटिस में क्या होता है, फीमेल पेशेंट में ओवरीज की इन्फ्लामेशन को ओफराइटिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है असेप्टिक मेनिंजाइटिस। अगर मेनिंजेस इन्वॉल्व हो जाएं तो असेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है इंसेफलाइटिस। ब्रेन इन्वॉल्व होने पर इंसेफलाइटिस हो सकता है। इसके बाद पेनक्रियाटाइटिस। तो पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, अगर इसमें पेनक्रियाज इन्वॉल्व है तो पेनक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट है हियरिंग लॉस। रेयर केस में सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ठीक है, सेंसोरी न्यूरल लॉस भी इसमें हो सकता है। रेयरली अदर न्यूरोलॉजिकल
कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें देखने को मिल सकते, ये रेयरली है। ठीक, नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में मम्स का डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल असेसमेंट लेबोरेटरी टेस्टिंग पर बेस्ड होता है। डॉक्टर पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करता है। हिस्ट्री में देखा जाता है फीवर, पैरोटिड स्वेलिंग और रीसेंट कॉन्टैक्ट एक्सपोजर, वैक्सीनेशन हिस्ट्री और अदर सिम्टम्स। कॉम्प्लिकेशन के साइन, ये सब इसमें देखा जाता है हिस्ट्री कलेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी कंफर्मेशन में RT-PCR किया जाता है। इसमें मम्स डायग्नोसिस के लिए RT-PCR एक इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट है। यूजुअली बक्कल ओरल स्वैब सैंपल लिया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, बक्कल ओरल स्वैब लिया जाता है। RT-PCR मम्स वायरल RNA डिटेक्ट करता है। RT-PCR क्या करता है, मम्स वायरल RNA डिटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है IgM एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी क्या करता है, ब्लड सीरम में मम्स स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडी भी डिटेक्ट की जाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, नेगेटिव IgM रिज़ल्ट से मम्स को हर केस में कम्प्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता, स्पेशली वैक्सीनेटेड पेशेंट में। इसीलिए लेबोरेटरी रिज़ल्ट को क्लिनिकल फाइंडिंग के साथ इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, लेबोरेटरी रिज़ल्ट को क्लिनिकली फाइंडिंग के साथ इंटरप्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें इसका वायरल कल्चर। वायरल कल्चर में कैन बी यूज़ फॉर कंफर्मेशन। इसको कंफर्मेशन के लिए वायरल कल्चर किया जाता है, नॉट यूज रूटीनली। इसको रूटीनली यूज्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रीटमेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मम्स का कोई रूटीनली रेकमेंडेड स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, पेशेंट को एडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट और स्लीप देनी चाहिए। एडिक्वेट फ्लूइड, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए सफिशिएंट फ्लूइड देना चाहिए। और फीवर एंड पेन मैनेजमेंट में पेन और फीवर के लिए अप्रोप्रिएट मेडिसिन डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस के अकॉर्डिंग दी जाती है। मेडिसिन देखो, जैसे फीवर और पेन है तो इसमें मेडिसिन दी जाती है कब, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं, ठीक है, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही इसमें मेडिसिन्स दी जाती हैं। नेक्स्ट है वार्म एंड कोल्ड कॉम्प्रेस। तो पैरोटिड स्वेलिंग के एरिया में वार्म या फिर कोल्ड कॉम्प्रेस डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट डाइट। अगर च्यूइंग में पेन हो तो सॉफ्ट फूड लेना कंफर्टेबल होता है। इसमें ज़्यादा खट्टा और एसिडिक फूड से पैरोटिड डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है, इसीलिए सिम्टम्स के टाइम उन्हें अवॉइड करना यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, इसमें लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, मैनेज कॉम्प्लिकेशन इफ़ दे अकर हॉस्पिटलाइजेशन में बी रिक्वायर्ड। मतलब अगर पेशेंट में सीवियर सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो मेडिकल इवैल्यूएशन ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सीवियर हेडेक, नेक स्टिफनेस, मेनिंजाइटिस का पॉसिबिलिटी हो सकता है। एल्टर्ड कॉन्शियसनेस, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, ये इंसेफ्लाइटिस कंसिडर करना होता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इंसेफ्लाइटिस कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है सीवियर एब्डोमिनल पेन, तो पैनक्रियाटाइटिस इवेलुएट करना होगा। नेक्स्ट है टेस्टिकुलर पेन, तो इसका मतलब ऑर्काइटिस, और ऐसे केसेस में पेशेंट को प्रॉपर मेडिकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन में दिया हुआ है MMR वैक्सीन इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन मीज़ल, मम्स, रूबेला। देखो, इसकी प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है MMR वैक्सीनेशन। MMR का फुल फॉर्म है मीज़ल, मम्स, रूबेला
ठीक है। वैक्सीनेशन मम्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन का रिस्क रिड्यूस करती है। साथ में प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करना, कफ स्नीज करते वक्त माउथ और नोज़ कवर करें, इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करें, सलाइवा कंटेमिनेटेड आइटम्स शेयर ना करें और इन्फेक्टेड पेशेंट को रेकमेंडेड आइसोलेशन फॉलो करना चाहिए। जैसे जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसे आइसोलेट कर दे, कितने दिन तक? 5 दिन तक, ठीक है। और हाँ, आइसोलेशन इसमें ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से पैथोफिजियोलॉजी एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या फिर सलाइवा, ठीक है, आती है। उसके बाद नोज़ एंड माउथ से वायरस ने एंटर किया। इसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसका रेप्लिकेशन होता है, फिर रीजनल लिम्फेटिक टिश्यू में जाता है, ठीक है। और इसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसका रेप्लिकेशन होता है, रीजनल लिम्फेटिक टिश्यू में जाते हैं, फिर उसके बाद विरेमिया मतलब ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। इसके बाद ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है अदर ऑर्गन्स तक, ग्लैंड तक, और इसमें सबसे मेन कहाँ वो पहुँचता है? पैरोटिड ग्लैंड में, ठीक है। इसके बाद वायरल रेप्लिकेशन उसका स्टार्ट होता है, इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स होता है एंड देन एडीमा इन्फ्लामेशन कॉज होता है, मतलब एडीमा होता है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, पेनफुल पैरोटिड स्वेलिंग वहाँ पर फिर कॉज होती है। इसके बाद पैरोटाइटिस होता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड हो जाता है, ठीक है। और कुछ केसेस में मेनिंजाइटिस, इंसेफलाइटिस और ऑर्काइटिस, ओफ्राइटिस और पेनक्रियाटाइटिस, हियरिंग लॉस जैसी कंडीशंस भी अगर हो सकती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने मम्स को कंप्लीट वे में अंडरस्टैंड किया, ठीक है, समझा। मम्स क्या होता है? मम्स एक कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो मेनली पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है। वायरस रेस्पिरेटरी रूट से बॉडी में एंटर करता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रेप्लिकेट करता है, फिर विरेमिया के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक स्प्रेड करता है। पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन के कारण पेनफुल पैरोटाइटिस डेवलप होता है। डायग्नोसिस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन, RT-PCR और सीरोलॉजिकल टेस्टिंग का रोल है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट में मेनली सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है और प्रिवेंशन के लिए MMR, वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो हमने आज अपना पैथोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मम्स की पैथोजेनेसिस आप लोगों को याद होगी अब, ठीक है। और इसमें देखिए ऑर्गन अफेक्टेड जैसे सलेवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड कॉज पेनफुल स्वेलिंग, ठीक है, ये सब मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं और क्लास हम करने से पहले एक नोटिस है, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट फीस इसकी है 25,000, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और एक और कोर्स है, अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए लीगल गवर्नमेंट कोर्स है जिसका नाम है CCH,
और ये 1 साल का कोर्स है। इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। इसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।